तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज संडे है और आज कहानी नहीं बल्कि आज फॉलो अप यानी ऐसी खबरें जिन पर वक्त ने धूल की चादर बिछा दी है या फिर वो गड़े मुर्दे जिनको अब उखाड़ कर ये पता करने की कोशिश की जाए कि उनका क्या हुआ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने आज से 35 साल पहले इस देश में एक भूचाल ला दिया था। क्या पॉलिटिशियन, क्या फिल्म इंडस्ट्री, क्या बिजनेस टाइकून्स, क्या मीडिया, हर एक को ये लगा कि ये हुआ क्या है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक इस मामले में सन्ने थे। कहानी 1988 की है, आज से करीब 35 साल पहले। 35 साल पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अफसर को एक इनपुट मिलता है, खबर मिलती है, और वो ये कि शहर के एक बड़े बिजनेस टाइकून के ऊपर जानलेवा हमला होना है, उनका कत्ल किया जाना है। इसके बाद वो अपने सोर्सेस के जरिए बाकी चीजें पता करता है और फिर एक एक कर 4 लोगों को गिरफ्तार करता है। इनमें से एक का नाम था अर्जुन बाबारिया, ये एक म्यूजिशियन थे, म्यूजिक देता था फिल्म इंडस्ट्री में। एक का नाम इवान सकेरिया, एक का नाम रमेश जगोटिया, और जो चौथा नाम था वो सुनकर सभी के कान खड़े हो गए थे, कीर्ति अंबानी। अंबानी फैमिली से नहीं, लेकिन हाँ, रिलायंस का एक मुलाजिम, रिलायंस में मैनेजर और रिलायंस का PRO यानी कि उनका पूरा मीडिया हैंडल करने वाला, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो जैसी कीर्ति अंबानी की खबर छपी गिरफ्तारी की, तूफान मच गया, क्योंकि कीर्ति अंबानी की गिरफ्तारी का मतलब था सीधे रिलायंस की तरफ उंगली उठना। खबर ये आई कि कीर्ति अंबानी ने किराए के शूटरों या सुपारी किलर को 50 लाख रुपए की सुपारी देने का इंतजाम था, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन उस वक्त नुस्ली वाडिया को मारना था। अब नुस्ली वाडिया को मारना था और इधर कीर्ति अंबानी गिरफ्तार अंबानी ग्रुप से। क्यों? बिजनेस में राइवलरी बहुत होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज निकाली गई थी, उस वक्त क्राइम ब्रांच ने निकाली। ये सब मैं उस वक्त की मुंबई पुलिस के हवाले से कह रहा हूं। वो ये थी कि रिलायंस बहुत सारी चीजों में अपना कारोबार कर रहा था, लेकिन नुस्ली वाडिया का बॉम्बे डाइंग सिर्फ एक ही, वो कपड़ों का, खासतौर पर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर में ये डील करते थे। रिलायंस भी पॉलिस्टर के कारोबार में उतर चुका था। हालांकि दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। 1989 में भी रिलायंस का नेटवर्क था, उनके एसेट्स थे 3,875 करोड़, 3,875, अब तो पता नहीं मिलियन बिलियन में। 3,875 करोड़ रिलायंस का, उसके आगे बॉम्बे डाइंग कुछ नहीं था। इनके टोटल जो एसेट्स थे वो 259 करोड़ के थे, 259 करोड़। तो फिर ऐसा क्यों? तो जो पूरी क्राइम ब्रांच ने जांच की, कहानी ये थी कि कीर्ति अंबानी, जो कि एक PRO थे, मैनेजर थे रिलायंस में, मीडिया में अच्छी खासी उनकी दोस्ती होती, हर PRO का मीडिया वालों से लेन देन होता रहता, मुलाकात होती रहती है, क्योंकि वो खबरें देते हैं। लेन देन का मतलब यहाँ वो मत समझिएगा आप पैसे वैसे, मतलब खबरों का आदान प्रदान। तो प्लानिंग के तहत कीर्ति अंबानी को नुस्ली वाडिया को ठिकाने लगाने के लिए कुछ सुपारी किलर चाहिए थे। तो पहला जो ख्याल आया मन में कीर्ति अंबानी के, वो आया अर्जुन का, जो कि म्यूजिशियन है, अर्जुन बाबारिया। अर्जुन बाबारिया एक तरह के एक फिक्सर था, फिल्म इंडस्ट्री में था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी जान पहचान सब कुछ। तो कीर्ति अंबानी ने अर्जुन से कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं और मुझे कुछ शूटर चाहिए। अब अर्जुन बाबारिया, उस वक्त थोड़ी मुश्किल ये थी कि ये 1988, 87, 89 का वो दौर था जब मुंबई में गैंग वॉर बहुत था, अंडरवर्ल्ड की मुंबई पर कब्जे को लेकर दाऊद गैंग और बाकी गैंग, और खूब सड़कों पर इनकाउंटर हुआ करता था। मुंबई पुलिस भी उनको ठिकाने लगाने के लिए इनकाउंटर कर रही थी। तो बहुत सारे सुपारी किलर या शूटर या तो मारे गए थे या फिर जेल में पहुंच गए थे, कुछ ने सरेंडर कर दिया था। तो ऐसे वक्त में सुपारी किलर ढूंढना भी बड़ा चैलेंजिंग काम था। खैर, अर्जुन बाबारिया ने कहा कि मैं काम करता हूं, और अर्जुन बाबारिया ने एक शख्स को, जिसका नाम असल में इवान सकेरिया था, उसको ले जाकर मिलाया कीर्ति अंबानी से और कहा कि यह शकील है। अब शकील
छोटा शकील भी हो सकता था, शायद ये था उसके मन में, लेकिन खैर उसको मिलाया। अब इसके बाद ये हुआ कि बाकी लोगों का कैसे इंतज़ाम किया जाए। तो फिर इन्होंने एक बाकी 2 लोगों का इंतज़ाम किया, एक जो हथियार खरीदेगा, एक जो सेकेंड हैंड गाड़ी लेगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद 4 लोगों की एक टीम बनाएंगे और फिर प्लानिंग के तहत इन्होंने रैकी की कि नुस्ली वाडिया अपने दफ्तर से रोज़ाना, उनका जो दफ्तर है मुंबई में वो ब्लाड पेयर उस रोड पर है, और वहाँ से 8 बजे ठीक वो निकलते हैं और फिर वो अपने घर जाते हैं। और जहाँ ब्लाड पेयर में उनका ऑफिस है, रात 8 बजे के आसपास थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। तो प्लान ये था कि जैसे ही वो अपने दफ्तर से बाहर निकलेंगे, एक गाड़ी उनको ओवरटेक करेगी, उनको रोकेगी, और जो बाकी शूटर हैं वो अचानक उनके ऊपर गोली चला देंगे। तो ये सारी प्लानिंग थी और इन्होंने इस चीज़ को अंजाम देने के लिए तारीख चुनी थी 24 जुलाई 1989। हालांकि ये प्लान चल रहा था 1988 नवंबर से, तो नवंबर से लेकर करीब 8 महीने 9 महीने गुजर गए। उसकी वजह ये था, इसमें टाइम लगा, एक तो सुपारी किलर नहीं मिल रहा था, दूसरा उस वक्त नुस्ली वाडिया बहुत ज़्यादा विदेश ट्रैवल कर रहे थे, तो जब भी इनका प्लान होता वो पता चलता फॉरेन में है। तो इस चक्कर में 8-9 महीने लग गए। लेकिन 8-9 महीने के बाद अब ये हुआ कि नहीं, 24 जुलाई 1989 यही वो दिन है जब जैसे ही वो दफ्तर से निकलेंगे उसके बाद उनकी गाड़ी को रोका जाएगा और उन्हें गोली मारी जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से किसी मुखबिर के ज़रिए क्राइम ब्रांच के एक अफसर तक ये बात पहुंच गई, और इसी के बाद जुलाई 1989 में कीर्ति अंबानी, अर्जुन बवारिया, इवान सकेरिया और रमेश जगोटिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही गिरफ्तार किया और कीर्ति अंबानी का नाम नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में छपा, हड़कंप मच गया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से लेके दिल्ली तक। अब उन्हें लगा कि ये क्या है, क्योंकि रिलायंस का नाम आया और आपके जो जिनको मारा जाना है वो नुस्ली वाडिया, वो भी कम नहीं, मतलब बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन। तो मुंबई सरकार ने कहा भाई हम तो देखेंगे नहीं, इसको सीधा सीधी सीबीआई को केस दे। तो आनंद फानन में सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। और उस वक्त दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल कमीशन के बाद वो अचानक बने थे, 1989 से 90 तक शायद वो थे प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, 24 घंटे के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ जी ठीक है, सीबीआई जांच करे। लेकिन फिर कुछ लोग पहुंच गया कोर्ट में, फिर सीबीआई की जांच पे होल्ड लगा दिया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सीबीआई ही जांच करेगी। अब सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई। 1989 में सीबीआई को जांच सौंपी गई। लेकिन उसके बाद 1989 से 2003 यानी कि अगले 11 और 3 14 साल तक क्या हुआ जानते हैं? एफआईआर दर्ज हुई, सीबीआई ने कहा तफ्तीश कर रहे, लंबा वक्त बीता। इस दौरान में बेल भी मिल गया, कीर्ति अंबानी और बाकी लोगों को बाहर आ गए। पहली बार कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई 2003 में, 14 साल के बाद। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। इधर कीर्ति अंबानी की मौत हो गई, उसके बाद अर्जुन बम्बारी की भी मौत हो गई, बबारिया की, जो म्यूजिशियन थे। अब सिर्फ 2 अक्यूज बचे, वो भी दोनों बेल आउट थे। एक इवान सकेरिया जिसको शकील बनाकर मिला गया था शूटर, और दूसरा रमेश जगोटिया। अब ये मामला चलता रहा। इस दौरान में इन दोनों ने एक बार कहा, जो कोर्ट के सामने सारी चीजें पेश की गई थी सीबीआई की तरफ से, उसने इस केस का क्या हशर किया था कुछ आगे आपको बताऊंगा। पहले ये था कि सकेरिया ने और रमेश जगोटिया ने बाकायदा कोर्ट में जज के सामने कहा कि हम चाहते हैं कि इस अदालत में मुकेश अंबानी को बतौर विटनेस बुलाया जाए, क्योंकि कीर्ति अंबानी की तो मौत हो चुकी थी। अब ये क्यों बुलाना चाहते थे, उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि कुछ बातचीत थी फोन पे, और वो बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में बाकायदा जो कीर्ति अंबानी है वो एक शूटर से बात कर रहा है, और शूटर से बात करते हुए कह रहा कि क्या हुआ काम का, अरे इतना डिले क्यों कर रहे हो, मुझे बॉसेस को जवाब देते नहीं बन रहा है, बॉस गुस्सा हो रहे हैं हम पर। अब सोचिए आप, कीर्ति अंबानी की ये सारी चीज़ें हैं, लाइनें। तो ये सारी बातें करते हुए और ख़ुद को बचाने के लिए भी, अब चूंकि ये दोनों अक्यूज हैं, नुस्ली वाडिया को मारना, तो अब भाई मारने का मकसद क्या है,
तो भाई इसलिए कि बिजनेस राइवलरी, तो किसने हुक्म दिया? तो कीर्ति अंबानी ने दिया। कीर्ति अंबानी किसके लिए काम करता है? तो भाई रिलायंस मुकेश अंबानी। तीन दोनों ने एक पिटीशन दाखिल कर दी। हंगामा मच गया कि अब मुकेश अंबानी कोर्ट में पेश होंगे नस्ली वाडिया के अटेम्प्ट टू मर्डर की जो प्लानिंग थी उस पर। लेकिन सीबीआई ने इसको अपोज किया और कहा कि एक मुजरिम या मुलजिम जो है वो तय नहीं कर सकता कि विटनेस के तौर पर कौन आएगा। कोर्ट ने भी इस दलील को माना और फिर ये फैसला दिया कि नहीं, मुकेश अंबानी कोर्ट में पेश नहीं होंगे, इनकी कोई गवाही नहीं होगी, और नहीं हुई। इसके बाद अब धीरे धीरे मुकदमा चलता रहा। आखिरकार 34 साल बीत गए। 34 साल के बाद अभी मार्च 2023 में मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले में बाकायदा सीबीआई की कोर्ट थी, उनके जज ने कहा कि कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ऐसा एक भी सबूत सीबीआई इस कोर्ट में नहीं पेश कर सकी जो बाकी तो छोड़िए सिर्फ इस पूरे प्लान के मोटिव को ही जस्टिफाई कर दे या क्लियर कर दे, यानी कि मारने का मकसद या मारने की कोशिश का मकसद क्या था नुस्ली वाडिया को। तीन सबसे अहम चीज थी कोर्ट में। 35 साल पुराने कोर्ट केस की बात कर रहा हूं जिसका 34 साल बाद तो फैसला आया। एक, इन्होंने कुछ बातचीत रिकॉर्ड किया था अपने मुखबिर के जरिए। एक दिन बुलाया थाने में कीर्ति अंबानी को और अर्जुन जो बबारिया, इनसे बैठाकर बातचीत हुई। उसको एक टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया था और उसमें कन्फेशन था कि हाँ, हमने इसलिए मारने की कोशिश की। 50 लाख रुपए की बात थी और उस 50 में से करीब 5 लाख छोड़ के बाकी तो कीर्ति अंबानी ने खुद ही रख लिया था। उसने नए नए, चूँकि उस वक्त मुश्किल हो रहा था बड़े बड़े सुपारी किलर को ढूंढना, तो जो नौसिखिया थे इस फील्ड में आए थे उनको वो कुछ 5,000 50,000 ऐसे काम चला रहा था। बाकी उसी पैसे से कीर्ति अंबानी ने अपनी उस वक्त नई कार, नए टेलीविज़न सेट, ये सब खूब खरीदे थे। उन सब के रिकॉर्ड है बाकायदा पुलिस और सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन में। तो उसी में बातचीत थी दोनों की, जो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने उस वक्त रिकॉर्ड किया था। फोन पे बातचीत होती थी, लेकिन वो फोन के बातचीत के रिकॉर्ड भी कैसे, उसका क्या अंजाम हुआ। जो सीबीआई की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसमें कहा स्पेशली कि जो आपके पास कैसेट में बातचीत थी 1989-88 में, कैसेट का दौर था, टेप रिकॉर्डर का दौर था, तो कोर्ट के सामने जब उस टेप रिकॉर्डर को रखा गया और उस टेप को डाला गया और उसको प्ले किया गया, टेप बजा ही नहीं। वजह पता चला कि उस कैसेट पे बहुत सारी धूल जम गई थी। तो उसका जो कैसेट प्लेयर का जो वो होता है वो काम ही नहीं कर रहा था। अदालत में कोशिश की गई उसको सुनने की, क्या मजाल जो कैसेट चल जाए। टेप रिकॉर्डर है, वो कैसेट भी है, लेकिन वो कभी चला ही नहीं, उसकी बातचीत सुनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आम बहुत सारे केसेस की तरह उस दिन ऑडियो कैसेट पर भी धूल जमा दी गई थी और वो ठीक कभी नहीं हुआ। दूसरा, कुछ कॉल रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर सीबीआई ने अदालत में पेश किया और कहा कि देखिए ये कीर्ति अंबानी और बाकी शूटर और बवारिया इनके बीच की पूरी बातचीत है। लेकिन वो सारे डिटेल पुलिस ने अपने ही जरिए फ़ोन से निकाल कर और कोर्ट के सामने रख दिए सीबीआई। अब सीबीआई ने कहा हम कैसे मानें कि ये रियल है। उन्होंने उस वक्त जो टेलीफोन डिपार्टमेंट था या एमटीएनएल का है उस वक्त था, उनसे रिकॉर्ड पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं लिया कि ये कॉल डिटेल कब का है, कितने का इसी ने किया या उसने किया। मोबाइल तो था नहीं। अदालत ने उस कॉल डिटेल को मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक जगह से नहीं आई थी, एमटीएनएल जैसे डिपार्टमेंट से नहीं आई थी, ये प्राइवेट पुलिस वाले ही लेकर पहुंच गए। इन्होंने एक और कहा कि ये जो पूरी साजिश रची गई थी ये उस वक्त 2 होटल में रची गई थी, मुंबई के अलग अलग, और उन दोनों होटलों में उन्होंने नाम भी दिया था, डेट भी बताया इस मीटिंग का। लेकिन उस दौरान उस मीटिंग का कोई विटनेस या उन सारे जो अक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, उनकी वहाँ मौजूदगी, इसको कभी सीबीआई साबित ही नहीं कर पाई। तो मेन 3 चीज़ साबित नहीं कर पाई। चौथा बचा मोटिव कि नुस्ली वाडिया को मार के रिलायंस को क्या मिलेगा। कहा गया, दलीलें दी गई, भाई दोनों एक ही बिजनेस में थे, पॉलिस्टर का बिजनेस था और जो बॉम्बे डाइंग है वो इसमें उसकी स्पेशलाइजेशन थी, मतलब वो तो सूट ही बनाता था और कोई धंधा तो करता नहीं था, क्योंकि रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस थे। लेकिन उस मोटिव से जुड़ा हुआ कोई प्रूफ नहीं था। इधर इसी केस के दौरान
चूंकि मेन जो अक्यूज नंबर 1 रिलायंस का मैनेजर कीर्ति अंबानी, उसकी मौत हो गई। म्यूजिशियन जिसने बाकी के सुपारी डीलर के साथ डील की, अर्जुन, उसकी मौत हो गई। बचे दोनों वो जो पैसे लेकर इस काम को करना चाहते थे, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। और आखिरकार हर्ष ये हुआ कि ये केस, एक तो पता नहीं क्या वजह थी, जिसका फैसला 4-5 साल में आना था, 1989 का ये केस है, तो 94-95 तक इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन 35 साल लगे। 35 बल्कि 34, अब तो 24 है, चूँकि 23 में फैसला आया। 34 साल के बाद मुंबई की सीबीआई की एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि ना तो सीबीआई मोटिव क्लियर कर सकी, न ही कोई सबूत दे सकी, न उस होटल की मीटिंग के बारे में ये बता सके कि ये कहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पे कौन विटनेस था। सिर्फ और सिर्फ एक हथियार इन्होंने कट्टा दिखाया था कि ये इससे गोली मारी जानी थी, तो कोर्ट ने कहा कि इस कट्टे से नुस्ली वाडिया को ही गोली मारी जानी थी या किसी और को, या इसके पास पहले से था, ये आप कैसे इस्टेब्लिश करोगे कि इसी केस के लिए अब सिर्फ इस नुस्ली वाडिया को गोली मारने के लिए कट्टा खरीदा गया, ये भी कोई प्रूफ नहीं कर पाई सीबीआई। तो एक एक कर सारे सबूत हाथ से जाते रहे और आखिरकार इस केस का अंजाम ये हुआ कि 4 लोग थे, 2 मारे गए, जिनकी 2 की मौत हो गई, और 2 जो जिंदा बचे थे 34 साल बाद आखिरकार उन्हें भी बरी कर दिया गया। लेकिन नुस्ली वाडिया के ऊपर उस हमले की साजिश असली क्या थी, इसके पीछे कौन बड़े लोग थे, आज भी एक राज है और शायद हमेशा एक राज रहेगा। क्योंकि ये पहला मामला नहीं था। उस दौर में बहुत सारे बिजनेस घरानों के बीच राइवलरी हुई। कई ऐसे नाम हैं जिसमें लोगों पे जानलेवा हमला हुआ, इल्ज़ाम लगे एक दूसरे बिजनेस घराने पर, लेकिन उस केसेस का कुछ हुआ नहीं। और आज भी वो सारी चीज़ें एक राज है। जैसे एक पंकज मेहरा, ये ऑर्केश कपाल मेहरा के बेटे थे। 1982 में इनके ऊपर हमला हुआ, बिजनेस घराने से थे। इसके अलावा जमुना दास मुरजानी, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया क्रिम्पर्स एसोसिएशन, और ये एक विरोधी थे एक तरह से उस वक्त रिलायंस के, इनके ऊपर तलवार से हमला हुआ था 1986 में बॉम्बे में। बिपिन कपाड़िया, ये भी एक राइवल कंपनी थी, और ये हबोका एम्ब्रॉयडरी के नाम से, इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था 1974 में। इन सारे केसेस का कुछ नहीं हुआ। ये तो छोटी कुछ बताया, और भी हैं लिस्ट, बहुत सारे तो रिकॉर्ड पे ही नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला, एक बड़ी हस्ती, एक बड़ा बिजनेस घराना, बॉम्बे डाइंग, और उसके चेयरमैन पर होने वाला हमला, और फिर भी देखिए आम लोगों का, फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि 34 साल लग गए निचली अदालत को फैसला सुनाए हुए। 34 साल, ना मालूम ऐसे कितने फॉलो अप पड़े होंगे। मैं तो जब रिसर्च करता हूं तो देख देख के कई बार घूम जाता है दिमाग। तो ये थी आज की फॉलो अप की कहानी। अब मिलेंगे आपसे अगले संडे को फॉलो अप में, लेकिन वैसे क्राइम की कहानी के साथ। मंडे यानी कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।